अनिका को ना तो ये याद था कि उसने कब तीनों बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था, और ना ही अनिका ये बात जानती थी कि आखिर तीनों बच्चों का एडमिशन पर्टिकुलरली इसी स्कूल में क्यों करवाया गया था। बस अनिका एक ही बात जानती थी कि अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया उसके बच्चे थे और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में अनिका को भी फिक्र थी। विक्रम अच्छी तरह से जानता था कि वो इन बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए अपने हाथ में थमाए हुए कागजात पकड़कर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर विक्रम धीरे धीरे प्रिंसिपल की कैबिन से बाहर निकल गया। विक्रम की शक्ल और मिट्ठू की शक्ल देखकर कहीं ना कहीं अनिका को भी काफी तरस आने लगा था। रिया भी मिट्ठू की ओर देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिट्ठू के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही भी था या नहीं, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहन को लगी चोट का बदला उन्हें मिल गया था। रिया की आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए थे। रिया को अभी भी काफी दर्द महसूस हो रहा था, मगर शारीरिक दर्द से ज्यादा रिया को ये बात सता रही थी कि जो कुछ भी हुआ था वो सही था या नहीं। विक्रम के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने अनिका के पास आकर कहा, मैडम प्लीज आप अपने हस्बैंड से ये बात शेयर मत कीजिएगा। अनिका हैरान होकर प्रिंसिपल की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल की आंखों में एक अजीब खौफ नजर आ रहा था। प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैडम प्लीज आप तो जानती हैं कि आपके पति कितने पावरफुल हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपनी आवाज कुछ दबाते हुए अनिका से कहा, देखिए मैडम, मेरा भी एक परिवार है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और बेटा अगले साल यूएस जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। मेरे घर में इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मिस्टर रोहित मारवा से कुछ मत कहिएगा, वरना मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसिपल की आंखों में अपने पति के लिए खौफ देखकर अनिका को काफी अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल रोहित से इतना क्यों डर रहे थे। अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान दूसरे किसी इंसान से इतना क्यों डर रहा था। प्रिंसिपल किस पावर के बारे में बात कर रहा था और प्रिंसिपल की आंखों में रोहित के लिए इतना डर क्यों था? क्या रोहित से डरने के पीछे प्रिंसिपल के पास कोई वजह थी? घर में जो रोहित इतना सॉफ्ट और काफी सरल स्वभाव का नजर आता था, क्या उस रोहित का चेहरा घर के बाहर कुछ और था? प्रिंसिपल की आंखों में रोहित के लिए खौफ ने अनिका के दिल में रोहित के लिए काफी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी थीं। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित का कौन सा चेहरा सच्चा था और कौन सा झूठा था। वो डर जो अनिका को प्रिंसिपल की आंखों में नजर आ रहा था और वो बात जो अनिका ने श्रेया के मुंह से सुनी थी, वो सच थी या बच्चों के दिल में अपने पापा के लिए जो विश्वास था वो सच था? ये बात अनिका को अब अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पर तभी प्रिंसिपल का डरा हुआ चेहरा देखकर अनिका ने उसकी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि वो रिलैक्स हो जाएं। अनिका के इस इशारे ने प्रिंसिपल के दिल की धड़कनों को नॉर्मल कर दिया था। अब वो राहत की सांस ले पा रहा था। पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के मन में रोहित मारवा के लिए खौफ अब भी बैठा हुआ था। प्रिंसिपल की कैबिन से निकलकर अनिका अपने तीनों बच्चों के साथ कार में बैठ गई। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका को रिया की चोट की भी फिक्र थी, इसलिए अनिका ने अपना एक हाथ रिया की पीठ पर रखकर रिया की पीठ सहलाना शुरू कर दिया। आर्यन धीरे धीरे रिया के जख्म पर बर्फ लगा रहा था। ड्राइवर के बगल में फ्रंट सीट पर बैठा अलेक्जेंडर डैशबोर्ड पर अपना एक हाथ मारते हुए कहने लगा, और 3-4 लगा देनी चाहिए थी उस मिट्ठू के बच्चे को। मुझे पता था कि मिट्ठू काफी अजीब है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुमने उस पर हाथ उठाया? अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, अरे उस मिट्ठू के बच्चे को मैं छोड़ता नहीं, अगर स्पोर्ट्स टीचर बीच में ना आ जाते तो। तभी अचानक अनिका ने अलेक्जेंडर को डांट लगाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसे किस तरह किसी पर हाथ उठा सकते हो? अलेक्जेंडर के सर पर गुस्सा सवार था, इसलिए शायद वो अनिका के सामने कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर बात कर रहा था। अलेक्जेंडर की आवाज भी काफी ऊंची हो गई थी। अनिका की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मगर रिया पर हाथ उठाया था उसने और इसलिए मैंने उसे मारा। जरा देखो रिया को कितनी गहरी चोट लगी है, इसे। रिया ने अपना एक हाथ अपने गाल से हटाते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ओफो अलेक्जेंडर, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो।
इतना भी कुछ नहीं लगा। हाँ, जब बॉल लगी थी मेरे मुंह पर तब मुझे ज्यादा पेन हो रहा था, मगर नाउ आई एम फाइन। मुझे तो लगता है बेकार में विक्रम सर को प्रिंसिपल सर ने नौकरी से निकाल दिया। नन्ही सी रिया की ये बात सुनकर आर्यन ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, नहीं, प्रिंसिपल सर ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। आर्यन कभी ज्यादा बोलता नहीं था, मगर आर्यन जब भी बोलता था तब अक्सर अलेक्जेंडर और रिया भी चुप होकर आर्यन की बात चुपचाप मान लेते थे। अनिका को कहीं ना कहीं विक्रम और मिट्ठू के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर अपने बच्चों के बीच इस तरह की यूनिटी देखकर कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चों पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। अनिका की कार कुछ ही देर में मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। कार में बैठे अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर आर्यन और रिया की ओर देखकर कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि रिया के साथ क्या हुआ था। अगर पापा रिया का चेहरा देखेंगे तो कह देंगे कि रिया खेलते वक्त खुद ही गिर गई, वरना मैनेजमेंट की तो छोड़ो, पापा हम दोनों की क्या हालत करेंगे, वो सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। अलेक्जेंडर के चेहरे पर डर देखकर रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, अरे डरो मत, डरो मत, मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी। हालांकि इसके बदले में तुम दोनों को भी वक्त आने पर मेरे लिए कुछ करना होगा। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहन उनसे क्या मांगने वाली थी। रिया किसी भी तरह से ज्यादा गेम खेलने की इजाजत चाहती थी, और अब रिया के पास मानो अलेक्जेंडर और आर्यन की एक ऐसी फाइल थी जिसे इस्तेमाल करके रिया दोनों भाइयों को ब्लैकमेल करने वाली थी। जैसे ही तीनों बच्चे कार से बाहर निकले, रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जोर जोर से कहने लगी, ये अब काफी दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी, हम सब लोग मनाली जा रहे हैं वेकेशन के लिए। रिया जोर जोर से ये बात कहते हुए पार्किंग लॉट से गार्डन और फिर गार्डन से घर के अंदर जाने लगी। एक के बाद एक सारे नौकरों का हाथ पकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाकर रिया कहने लगी, हम जा रहे हैं वापस मनाली, माय फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। रिया की ऐसी हरकत देखकर एक के बाद एक सारे नौकर भी रिया के साथ मिलकर रिया के सुर में सुर मिलाने लगे। देखते ही देखते पूरे घर में हंसी और तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ को भी रिया की ऐसी हरकत देखकर हंसी आ गई। अचानक से घर में खुशी आ गई थी। सारे लोग रिया के कारण खुश हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अचानक ही रिया के सामने घूंघट वाली नौकरानी आई। वो भी रिया को उछलते कूदते देख रही थी। उसने आज पहली बार घर में इतना शोर शराबा देखा था, नहीं तो बाकी वक्त हर कोई डिसिप्लिन में रहते थे। वो घूंघट वाली औरत चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। तभी रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे गोल गोल घुमा दिया। घूंघट वाली औरत ने किसी तरह अपना घूंघट संभाला और धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी। घूंघट वाली औरत की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी। मारवा हाउस के मेन गेट पर रूटीन सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद वो औरत घर से बाहर निकल गई। इस बार वो अपने पांव तेजी से आगे बढ़ाने लगी। बाकी सारे नौकरों को उसे देखकर लग रहा था कि वो आज काफी जल्दी में है, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। काफी आगे निकलने के बाद वो घूंघट वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी एक काली वैन के अंदर जाकर बैठ गई। वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन तेजी से वहां से निकल गई। घूंघट वाली औरत जैसे ही वैन के अंदर बैठी, उसने देखा कि उसके सामने योगराज का राइट हैंड रंजीत बैठा था। वैन का दरवाजा बंद हुआ और जैसे ही वैन ने स्पीड पकड़ी, रंजीत ने घूंघट वाली औरत से पूछा, बताओ क्या खबर देनी थी तुम्हें? रंजीत की बात सुनते ही वो घूंघट वाली औरत थोड़ी नॉर्मल हुई। घूंघट वाली औरत ने जब वैन में नजर घुमाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वैन में रंजीत के अलावा और कोई नहीं था। घूंघट वाली औरत ने डरी और सहमी हुई आवाज में रंजीत से कहा, रोहित साहब अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ कल मनाली जा रहे हैं, बस मुझे ये संदेश माँ साहिब तक पहुंचाना था। इतना कहकर वो घूंघट वाली औरत चुप हो गई और उसने अपना सिर झुका दिया। उस घूंघट वाली औरत के मुंह से माँ साहब का नाम सुनते ही रंजीत ने अपनी एक उंगली अपने होंठ पर रखते हुए घूंघट वाली औरत से कहा, अरे चुप हो जाओ, कितनी बार कहा है तुमसे कि माँ साहब का नाम मत लिया करो अपनी जुबान से। जो मैसेज देना था वो मुझ तक पहुंच गया है। अब इस मैसेज का आगे क्या करना है वो मैं देखूंगा, मगर याद रहे, माँ साहब का नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए, समझी ना? घूंघट वाली औरत रंजीत की बात सुनकर सर झुकाकर वैन में बैठी रही।
रंजीत ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वहीं घूंघट वाली औरत अब चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद रंजीत के कानों पर एक पहाड़ी औरत की आवाज पड़ने लगी। उस आवाज के आते ही रंजीत ने कहा, खबर मिली है कि रोहित मारवा अपने पूरे परिवार के साथ मनाली छुट्टियां मनाने जा रहा है। फोन के उस पार वो पहाड़ी आवाज वाली औरत कोई और नहीं थी बल्कि दमयंती देवी थी। फोन पर दमयंती देवी ने रंजीत से कहा, इसका मतलब साफ है कि अनिका ने वो जादुई जड़ी बूटी मनाली में कहीं छुपाई है। ठीक है, कब निकल रहे हैं वो लोग? रंजीत ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हम तक जिसने खबर पहुंचाई है वो कह रही है कि कल ही निकल रहे हैं वो लोग। ये सुनते ही दमयंती देवी ने फोन पर रंजीत से कहा, ठीक है, आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। तभी रंजीत ने दमयंती देवी से पूछा, वैसे जिसने खबर पहुंचाई है उसका काम पूरा हो चुका है? दमयंती देवी ने फिर से जवाब देते हुए कहा, काम तो उसका कब का पूरा हो चुका था। मैंने तो एक दिन और उसे नौकरी पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि उसकी खबर पक्की है या नहीं ये पता चले। अब खबर पक्की है ये तो पता चल गया है, इसलिए उसे अब मारवा खानदान की नौकरी और गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे छुट्टी दे दो। इतना कहने के साथ ही दमयंती देवी ने उधर से ही फोन काट दिया। उस घूंघट वाली औरत ने कुछ भी नहीं सुना था जो दमयंती देवी ने रंजीत से कहा था, इसलिए वो अगले आदेश के इंतजार में चुपचाप बैठी हुई थी। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रंजीत मुस्कुराकर घूंघट वाली औरत के सामने देखने लगा। घूंघट वाली औरत को रंजीत की मुस्कुराहट कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी रंजीत ने चलती हुई कार का दरवाजा खोला और घूंघट वाली औरत को कार से बाहर धकेल दिया।